अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर पढ़ा था ब्रांड इक्विटी के बारे में, आज हम उससे नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली लेक्चर है क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजिशनिंग। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रांड इक्विटी का, अगर वो क्लियर है तो उसके बाद बेसिकली ये होता है कि जो एक ब्रांड है, जब उसने अपने ब्रांड की इक्विटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया इन द माइंड ऑफ कस्टमर, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है कि अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग को मेंटेन रखना। ठीक है, कि अपनी जो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को उसकी एग्जैक्ट जगह पे रखना। ठीक है, बेसिकली ये पोजीशनिंग है। तो ब्रांड का मतलब है कि कैसे जो एक ब्रांड है वो अपनी प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज के जरिए से अपनी पोजीशन को मार्केट में मेंटेन रख सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक बेशक नो डाउट बहुत छोटा सा है, बट अगर आप इन डेप्थ जाएं तो आपको ढेरों ढेर एग्जांपल्स मिल सकती हैं आपकी। अगेन मैं आपसे कहूंगी, मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ने का मकसद यही है कि आप मार्केट में होने वाली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है हमारा फर्स्ट जो हम लोग ने डिस्कस करना है वो हमने करना है व्हाट इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग है क्या। पोजीशनिंग को डिस्कस करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पोजीशन। पोजीशन क्या है? पुट और अरेंज समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अ वे। ठीक है, कि किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी कुछ भी कह लें आप, सिंबल को या सिग्नल्स को, या आप कह सकते हैं पिक्चर्स को, पोस्टर्स को, उसकी एग्जैक्ट जगह पे पेस्ट करना कि जहां से इसकी पब्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा हो सके, आपको लगे इससे एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, वो बेसिकली उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। घर की अक्सर हम जब सेटिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम उनकी शफल करते हैं जगह को हर दफ़ा। जैसे अक्सर फीमेल की आदत होती है, मेल्स की भी आदत होती है, सेटिंग करते हुए क्या होता है कि वो जगह को, चीज़ों को शफल कर रहे होते हैं, स्पेशली उन्हीं। तो क्या होता है कि शफल करने के बाद कुछ लोग तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनको देखने के बाद फौरन से उनको लगता है चेंज बड़ा अच्छा है, मतलब चेंज होना चाहिए, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। एक ही चीज़ों को देख देख के मुसलसल आप बोर हो जाते हैं, तो क्या हुआ, आप रख देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं कि जहाँ पे जो चीज़ पड़ी हो, आप फॉर एग्जांपल बाहर गए हैं, वापस आके अपनी क्लोथिंग, शूज़ वगैरह अपनी एग्जैक्ट जगह पे रखें। ठीक है, जो उनकी पोजीशन होती है। इसी तरह से एक जो ब्रांड है, जब वो मार्केट को टारगेट कर लेता है, कस्टमर को टारगेट कर लेता है, स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद अपनी ब्रांड इक्विटी को पॉजिटिव कर लेता है इन द माइंड ऑफ कस्टमर, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अपनी पोजीशन को मेंटेन करना। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन को बना के उस पोजीशन को मेंटेन करना। तो बेसिकली जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है, हमने इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों ने ग्राउंड रियलिटी देखनी है कि पोजीशनिंग का कंसेप्ट कहाँ से निकला, किधर से आया, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करनी है। फिर आपने मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करनी है ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं वेट करूंगी। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, जो बच्चा ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेगा उसका नेम भी मुझे याद रहेगा। हो सकता है मैं उसको इसका कुछ एडवांटेज भी दूं इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग बेसिकली इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनी इज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड ऑफ टारगेट मार्केट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा एक्ट है जो कि डिजाइन करती है कंपनी। कहाँ पे डिजाइन करती है? इन द माइंड ऑफ कस्टमर। ठीक है, इसलिए मार्केट को टारगेट करने के लिए। मार्केट को टारगेट करने का मतलब है कस्टमर को टारगेट करना। कस्टमर को टारगेट का मतलब क्या है? कस्टमर की परसेप्शन, उसके माइंड में चल क्या रहा है, वो क्या चीज चाह रहा है, बेसिकली उसको टारगेट करना। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी की सारी पोजिशनिंग से रिलेटेड होगी, कस्टमर के माइंड को टारगेट करने से रिलेटेड होगी। तो आपने फोकस ध्यान से करना है, हर पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ इंटरलिंक करना है। ठीक है, हाशिम ने एक दो दफा मुझसे पूछा था
क्वेश्चंस को इंटरलिंक करने से रिलेटेड। बाकी किसी बच्चे ने मुझसे नहीं पूछा। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको, जो बच्चे मुझसे पूछेंगे मैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करूँगी और बेनिफिट भी दूंगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, तो आप क्वेश्चंस को इंटरलिंक करें। इस क्वेश्चन का इसके साथ क्या इंटरलिंक बनता है, इस क्वेश्चन में इसके साथ क्या बनता है, ये हम किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने पास से क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशनिंग के बारे में। पोजीशनिंग क्या है कि प्रमोट अ प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेसेस विद इन अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ अ मार्केट एज द फुलफिलमेंट ऑफ दैट सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने एक स्पेसिफिक जो मार्केट है उसको टारगेट कर लिया। करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन को उस मार्केट में मेंटेन करने के लिए किस तरह से आप अपनी सर्विसेज को बेटर बना सकते हैं, किस तरह से अपनी सर्विसेज को मेंटेन करना है आपने, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है उस मार्केट में, कि शॉर्टेज ना हो। कभी कोई एक कस्टमर शॉप पे आके वापस ना चला जाए आज ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कि कहीं उसको अपना जो मतलब ब्रांड है वो चेंज करना पड़े, ठीक है। ये ना हो कि अवेलेबल नहीं है वो अदर ब्रांड पे चला जाए, अर्जेंटली उसको जरूरत हो वो अदर ब्रांड पे चला जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम लोग जब घर से निकलते हैं, हम लोग एक चीज लेने के लिए जाते हैं, हम लोगों को 10 चीजें और याद आ जाती है। जब हम एक ब्रांड पे जाते हैं, हमें अगर वहां पे सब चीजें मिल जाए अवेलेबल तो हम चाहते हैं हम वहीं से ले लें। बट जैसे हम मेट्रो में गए हैं, मेट्रो में बहुत सी चीजें हमें नजर आ रही होती है, हम कुछ चीजें लेना चाह रहे, कुछ और चीजें हमें क्रॉकरी में नजर आ जाती हैं किचन की, तो हम क्या करते हैं, हम 10 आइटम और पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी और मतलब ब्रांड पे जाएं, वो स्पेसिफिक एक ब्रांड हो, तो क्या होता है कि हम एक चीज परचेज करेंगे, बाकियों के लिए बाद दफा कहते हैं हम चले हम जाते हुए किसी और से परचेज कर लेंगे। तो एक जो अच्छा ब्रांड होता है, एक जो अच्छा ब्रांड होता है पोजीशनिंग को मेंटेन करने के लिए, अपनी जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, जो बिजनेस है, उस मार्केट को मेंटेन करने के लिए, अपनी ब्रांड को पोजीशनिंग को मेंटेन करने के लिए, इन सब चीज़ों को ऑन द स्पॉट क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। तो अब ये ब्रांड पोजीशनिंग बेसिकली ये है। अब जो हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोजीशनिंग वैल्यू, कंपनी की वैल्यू, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, पोजीशनिंग की वैल्यू प्रपोजिशन क्या है और इसकी क्या वजह होती है, वैल्यू प्रपोजिशन क्यों की जाती है, ठीक है। ये पोजीशनिंग तो हो गई, उसके बाद वो जो पोजीशनिंग करने के बाद वो जो कंपनी है, वो जो ब्रांड है, उसकी क्या वैल्यू है इन द माइंड ऑफ कस्टमर, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके 4 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। बट इससे पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैल्यू प्रपोजिशन होता क्या है। Value proposition refers to the value a company promise to deliver the customer should they choose to buy their product, ठीक है। वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, बेसिकली कंपनी की वैल्यू है जो कि प्रॉमिस करती है कस्टमर को कि वो डिलीवर करेगी उस प्रोडक्ट को जो वो बाय करना चाहता है, ठीक है। मतलब उतनी उसकी क्या होगी, पोजीशनिंग अच्छी होगी, वैल्यू उसकी अच्छी होगी। किसी भी ब्रांड की वैल्यू जो है कस्टमर की नज़र में अच्छी कब होती है, तब होती है कि जब वो चीज़ रिक्वायर्ड करे उसको फौरन से मिल जाए, ठीक है। एक चीज़ जैसे अभी लास्ट डेज में मैंने आपको बताया था कोविड-19 की 4 मंथ, हमारे 4 से 5 मंथ चले हैं, इसमें अक्सर होता था लोगों ने ऑनलाइन जो बाइंग एंड सेलिंग्स थी वो तकरीबन 99% में पहुंच चुकी थी, ठीक है। 1% तबका माइनर जो होगा, माइनर जो है ना, वो जो है वो परचेज कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ इससे कि बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती थी, ब्रांड्स की भी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती थी, या जो चीज़ दिखाई जा रही थी वो भेजी नहीं जा रही थी। तो उससे क्या हुआ, इस टाइम पीरियड ने तो 4 to 5 मंथ के बाद खत्म हो जाना था, जैसे अब आज बहुत माइनर सा रह गया, अनकरीब 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद हो सकता है खत्म भी हो जाए, अल्लाह करे। तो क्या होगा, उस ब्रांड की क्या वो जो इम्पोर्टेंस पहले थी वो रह सकेगी, या वो होगी कस्टमर की इमेज में, नहीं होगी। इट मीन्स उस ब्रांड की जो पोजिशनिंग है, जो वैल्यू है कस्टमर की नज़र में, जो वैल्यू प्रपोजिशन है, वो क्या हो जाएगी, डाउन। वैल्यू प्रपोजिशन किसी भी ब्रांड की अप होगी ही तब जब वो जो उसने प्रॉमिस किया है कस्टमर को, जो वो बाय करना चाहता है, उसको एट द स्पॉट जो है डिलीवर कर दिया जाए उसके प्रॉमिस के मुताबिक, ठीक है। A value proposition is part of a company overall marketing strategy. बेसिकली वैल्यू प्रपोजिशन है ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, किस तरह से हमने मार्केट को टारगेट करना है और अपनी सेल को इंक्रीज करना है, अपनी वैल्यू को कस्टमर की नज़र में इंक्रीज करना है। अगर आपका ऑप्शन आ जाता है वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इस तरह से एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते जाया करें आप।
The value propositions provide a declarations or intent or a statement that introduce a company brand to customer by telling them what the company stand for, how it operate and what it deserve their business. वैल्यू प्रपोजिशन बेसिकली जो होती है वो क्या बता रही होती है, जब आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, या आप उनका एक पोस्टर्स आपको जब मिल रहा होता है तो उस पर तीन चीजें लिखी होती हैं कि कंपनी बेसिकली कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ठीक है, वो बताती है ये ब्रांड ये प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पास ये खसूसियात है, स्टैंड कहाँ पे कर रहा है, वो लाई कहाँ पे कर रहा है, उसके बाद वो काम किस तरह से करता है, पहले यहाँ पे आप यहाँ पे ऑर्डर करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, ये पॉइंट आई कुछ एरो के जरिए से शो कर रहे होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, कुछ वेबसाइट पे जाएं तो वो बेसिकली आप नेक्स्ट नेक्स्ट बताते चले, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि ये जो बिजनेस है ये डिजर्व क्या कर रहा है, मतलब इतनी अच्छी स्ट्रेटजी के बाद ये डिजर्व कर रहा है कि इसकी पर्पस क्या है, इसका इन सब चीज़ों के पीछे डिजर्व का मतलब है इस पूरी जो स्ट्रेटजीज जो बनाई है इसके पीछे पर्पस क्या है, ठीक है, कस्टमर को मेंटेन रखना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, अपने ब्रांड इक्विटी को कस्टमर की नज़र में पॉजिटिव रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको ब्रांड वैल्यू की समझ आ चुकी है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू को समझ आ चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रांड वैल्यू जरूरी क्यों है, वजह क्या होती है ब्रांड वैल्यू की। A company value propositions tell a customer the number one reason, ठीक है, पहली रीजन बताता है why a product or services is best suited for that particular customers। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब ही यही होता है, इस ब्रांड इक्विटी की वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले कस्टमर को ये रियलाइज करवाया जाए ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी शॉप पे हम लोकली भी चला जाए, कभी चले जाएं तो हमने देखा होगा कि हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो अक्सर फीमेल का तो मुझे पता है, मेल का तो मुझे आइडिया नहीं है, मेल तो स्पेसिफिकली जाते हैं, पसंद आ गया बस ठीक है, फीमेल जाहिर है उन्होंने जब भी जाना होता है शॉपिंग ज़रा करनी होती है घूम फिर के, तो क्या होता है वो कहते हैं आप ये एक ड्रेस है बाजी आप पे बहुत सूट कर रही है, चाहे उस पर सूट ना भी कर रहा हो, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू प्रपोजिशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस तरह से कुछ जो कस्टमर होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं हो पाते। A value proposition should be communicated to customer directly either by the company website or other marketing or advertising material, ठीक है। उसके बाद ये होता है जिस तरह से मैंने अभी लास्ट टाइम बताया, कंपनी के वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता है कि ये हम हमारी मटेरियल है इस तरह से एडवर्टाइज किया जा रहा है, कुछ वीडियो सी बना के जो कंपनी की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। जैसे शिजान फैक्ट्री का मैंने लास्ट टाइम बताया, उसकी वेबसाइट पे जाएं तो मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी वीडियोस आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर नजर आएंगी जो प्रमोट कर रही होंगी, एडवर्टाइज कर रही होंगी मटीरियल्स को, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू प्रपोजिशंस कैन फॉलो डायरेक्ट फॉर्मेट एज लॉन्ग एज दे आर ऑन ब्रांड यूनिक स्पेसिफिक फॉर द कंपनी इन द प्रोसेस, ठीक है, टू द कंपनी इन द प्रोसेस। तो बेसिकली इनका मतलब इसका कंपेटिटर से अल्टरनेट जो एक ब्रांड इक्विटी को मेंटेन, वैल्यू प्रपोजिशन को मेंटेन रखने का मकसद क्या होता है कि डिफरेंशिएट क्रिएट किया जाए एज देयर कंपेटिटर, ठीक है, वाई वो यूनिक किस्म का ब्रांड बनाया जाए, स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन उसमें डाल दी जाए जो आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स के अंदर ना हो। A successful value proposition should be persuasive and help brand and prospect into paying customer, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इनका प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पे कर सकें। पेइंग का मतलब ये नहीं कि इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टाइमली अवेलेबल हो प्रोडक्ट, उसके बाद यह यूनिक किस्म की हो, हाईली फीचर हो उसके अंदर हो एज कम्पेयर टू, मतलब मीन्स टू से कि it doesn't mean कि you have to pay your customer in the form of cash, ठीक है, you have to pay in the form of requirement of your customers, ठीक है, जो वो रिक्वायर कर रहा है उस फॉर्म में आप पे करें। सो ये है बेसिकली पोजीशनिंग के बारे में। ओके, अब वैल्यू प्रपोजिशन के बारे में ऊपर आपको एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी डेमो की, अ गुड हॉट पिज्जा डिलीवर टू योर डोर्स विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डरिंग एट अ मॉडरेट प्राइस। ये क्या बेसिकली किस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, ये इन्होंने क्यों ये डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन बताने का मतलब है ये अपनी वैल्यू को इन द आईज ऑफ कस्टमर क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कि विद इन 30 मिनट्स में आपको जो होगा वो पिज्जा एक अच्छा हॉट गर्म पिज्जा आपके डोर पे होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रेजुडाइज चिकन, मोर टेंडर गोल्डन चिकन एट द मॉडरेट प्रीमियम प्राइस, ठीक है, मतलब से आपको जो चिकन है वो मीडियम प्राइसेस में आपके डोर पे अवेलेबल होगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो अपनाई जाती हैं। जैसे आप लोगों को देखा होगा कि आप जैसे ही जितने जितने ये जो हैं ये बर्गर पॉइंट होते हैं
या जो मैकडॉनल्ड्स है या फ्राइड चिक्स है, इस तरह से जितने भी होते हैं, KFC है, इनमें क्या चीज़ पाई जाती है? इनमें यही चीज़ होता है कि इन्होंने कुछ रूल्स बनाए होते हैं अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, कि आप हमें अगर ऑर्डर ऑर्डर करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट पे, जैसे ईद पे था, तो हम आपको एक के साथ एक बर्गर के साथ आपको बॉटल फ्री देंगे। अगर आप 2 बर्गर ऑर्डर करेंगे तो 2 बर्गर के साथ 1 बर्गर और फ्री देंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैप्चर किया जाए, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड 10.1 provide examples of value proposition positioning required that marketers define and communicate similarities and differences between their brand and its competitor, specifically designing on a positioning required determining a frame of reference by identifying the target market and relevant competitions। सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने क्या करना होता है, फ्रेम बनाना होता है ऑफ रेफरेंस का बाय आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट एंड रेलेवेंट कंपेटिटर, कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बनाने के बाद अपनी, जैसे अक्सर कमर्शियल चल रही होती है टीवी पे, आप लोग देखा करें, तो क्या होता है, लेमन मैक्स की आई थी। लेमन मैक्स के लिए उन्होंने साथ एक वैसे एक ट्रेडिशनल लोकल एक सोप बनाया गया था। अगर वो प्रोडक्ट का जो है एक ब्रांड का वो सोप लाते साथ, तो मे बी ब्रांड और दोनों ब्रांड का आपस में क्या हो जाता है, क्लैश। इस तरह से नहीं होता। तो बेसिकली आप लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, आप कहते हैं लोकल ब्रांड का मतलब है कि बाकी जितने भी सोप्स हैं, अगर आप उनको यूज करेंगे, वो ऐसे फीमेल ऐसे उठा के पीछे की तरफ फेंक रही होती है। पर्पस क्या होता है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें वो आपको प्रैक्टिस खसूसियात नहीं मिल पा रही होंगी जो आपको लेमन मैक्स मिल रही हैं। तो क्या है, बेसिकली वो ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, रेफरेंस दे रहे होते हैं कि आप ये सॉप यूज करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेंगी, ये सॉप करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। कंपेटिटर कंपटीशंस में ला के कर रहे होते हैं। Identifying the optimal point of party and party of a point to differentiate brand associations given that frame of reference and creating a brand mantra to summarize the positioning and essence of a brand। ये जो पॉइंट है, ये दोनों, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर करती हूँ विद एन एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा हाइपोथेटिक ब्रिवरेजेस परसेप्चुअल perceptual map current perceptions, ठीक है। The four brands A, B, C and D vary in terms of how customer view their taste, profile and personality and image। कि जब एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाता है, तो बेसिकली वो क्या चीज ढूंढ रहा होता है, मतलब वो क्या चीज चाह रहा होता है। इस तरह से एक 4 पॉइंट बना दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स बना के बताने की कोशिश की गई है कि कस्टमर क्या चीज चाहता है, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ पार्टी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। अब ये पॉइंट ऑफ पार्टी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है क्या, ये दो चीजें हैं, ये मैं अभी आपको वन टू वन बारी बारी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, मार्केटर टिपिकली फोकस ऑन ब्रांड बेनिफिट्स। ये जो आप डायग्राम को देखें, अगर आपको डायग्राम क्लियरली नजर आ रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड्स में बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। ये है टेम्परेरी ट्रेडिशनल इमेज, ठीक है। ये कंटेम्पोरेरी इमेज, ये है स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, ये है लाइट फ्लेवर। आप ABCD उन्होंने कहा था, देख लें आप, ये A है, दिस वन B, दिस वन C एंड दिस वन D, ठीक है। और कस्टमर सेगमेंट्स, जो मेन प्रोडक्ट के कस्टमर ने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं कि दिस वन प्रोडक्ट A1 2 1 3। एक कस्टमर आया है, उसको प्रोडक्ट 1 चाहिए, प्रोडक्ट 2 चाहिए, प्रोडक्ट 3 चाहिए, लेकिन उन तीनों में वो क्या चीज चाह रहा है, वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। किस तरह से एक जो ब्रांड है अपनी ब्रांड वैल्यू प्रोपोजिशन को मेंटेन करेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस के कस्टमर इन थ्री चीजों को परचेज करेगा, तो वो किस कैटेगरी से परचेज करेगा। मीन्स टू से कि मार्केट स्ट्रेटजीज अप्लाई की गई हैं, इससे देखना वो चाह रहे हैं कि कस्टमर ज्यादा कौन सी चीज रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये है 1, ये 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दिस वन 2 एंड दिस वन 3, ठीक है। सी वाली में देखें आप, लाइट फ्लेवर एंड ट्रेडिशनल इमेज। क्या इस तरह से अगर एक चीज है, आप फॉर एग्जांपल जब जाते हैं मार्केट में, आप ब्रांड की क्लोथिंग परचेज करते हैं, उसकी और चीज होगी, ठीक है। जो तो हाई क्लास फैमिलीज होंगी वो कहेंगी हमें ब्रांड की ही चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को क्या करेंगी, सिलेक्ट करेंगी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को, ठीक है। और ट्रेडिशन भी उसका हो और क्या हो, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो, इन दो चीजों को वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। जो उससे थोड़ा सा लोकल तबका होगा, मीन्स फर्स्ट ए रेप्लिका जो ब्रांड क्लोथिंग होती है, उसमें जो होगा वो भी इसी चीज को फ्लेवर करेगा, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो, ट्रेडिशनल इमेज हो। एवरेज में आएगा, एवरेज में या तो वो करेगा कंटेम्पोरेरी इमेज,
वक्ती जो इमेज है, या वो करेगा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, कंटेम्प्रेरी इमेज और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। अगर ये आपके पास एक ये वाली ऑप्शन हो और एक आपके पास ट्रेडिशनल एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली हो, तो आप भी जो एवरेज फैमिलीज वाले हैं वो भी सिलेक्ट करेंगे ट्रेडिशनल इमेज एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, ना कि कंटेम्प्रेरी इमेज और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। अच्छा, अगर एक जैसे बहुत ही बिलो तबका है, ठीक है, वो भी कोशिश यही करता है, हर एक की ख्वाहिश जो डिमांड होती है वो तो हमेशा ज्यादा होती है ना उनकी उससे। अगर फॉर एग्जांपल एक पुअर फैमिली से है, जब वो किसी को इस तरह के ड्रेसिंग में देखता है तो उसकी भी तो ख्वाहिश होती है ना, डिमांड होती है कि मैं भी इस तरह से क्लोथिंग करूँ, ठीक है, चाहे उनको ब्रांड की पहचान ना हो, ठीक है, वो जब किसी को कपड़े पहने हुए देखते हैं, देखते सार उनके दिल में एक चीज आती है कि हम भी ये चीज पहने। तो क्या होगा कि उनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि या तो वो कंटेम्प्रेरी में से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में पहने, ये तो नहीं होगी कि लाइट, बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर हो और कंटेम्प्रेरी हो, तो वक्ती तौर पे ऐसा कोई लाइट सा ड्रेस मिल जाए, वक्ती तौर पे गुजारा हो जाए, बाकी अल्लाह मालिक है, इस तरह से तो नहीं ना होता। तो इन शॉर्ट मैं कहने आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्रांड वैल्यू की जो प्रेपोजिशन को मेंटेन करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती है ना, वो इन चीजों को देख के बनाई जाती हैं। पॉइंट ऑफ पार्टी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, कि डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस जो है क्रिएट किया गया है ब्रांड में और ट्रेडिशनल इमेज में, डिफरेंस डिफरेंस की बेस पे, और पॉइंट ऑफ पार्टी कि उनका पॉइंट क्या है, वो क्या चीज सा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दो चीजों की बेस पे क्या बनता है, एक मैप परसेप्शन बनाया जाता है, इसमें ये चार चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कस्टमर सेगमेंट जो है आइडियल प्रोडक्ट जो अगर वो परचेज करना चाहता है 1 2 और 3, तो वो मोस्टली कौन सी चीज, किस चीज को फेवर करेगा, फेवर करेगा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को और ट्रेडिशनल इमेज वाले को, मीन्स टू से जिसमें वो तीनों की तीनों चीजें क्या कर सके, परचेज कर सके, और ट्रेडिशनल भी हो और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी उनके अंदर हो। तो इस तरह से जो है आप जो है, जो एक ब्रांड है वो अपनी वैल्यू परसेप्शंस को मेंटेन करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करती है, ठीक है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, अब आपको होप से समझ आ जाएगी। मार्केटर्स टिपिकली फोकस ऑन ब्रांड बेनिफिट्स इन चूजिंग द पॉइंट ऑफ पार्टी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दैट मेक अप देयर ब्रांड पोजिशनिंग फॉर चूजिंग स्पेसिफिक बेनिफिट्स एज पीओपी। पीओपी मीन्स पॉइंट ऑफ पार्टी, ठीक है। पी ऑफ डी, पी और डी एस मीन्स पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस टू पोजिशनिंग अ ब्रांड। परसेप्चुअल मैप्स में बी यूजफुल, ठीक है। इन दोनों को मेजर करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, इन दोनों चीजों को मेजर करने के लिए पॉइंट ऑफ पार्टी के उनका पॉइंट क्या है और डिफरेंस क्या चीज वो चाह रहे हैं बेसिकली बाकियों से, ठीक है, इन दोनों चीजों को हम मेजर कर सकते हैं परसेप्चुअल मैप के जरिए से। दिस वन इज द परसेप्चुअल मैप, ठीक है। Perceptual maps are visual representations of customer of perceptions and preferences, ठीक है, उनकी perception क्या और preference को क्या कर रहे हैं। They provide quantitative portrait of market situations and the way consumer view different products, services and brands along various dimensions, ठीक है, dimensions के साथ वो देख सकते हैं इसके जरिए से। By overlaying consumer preferences with brand perceptions, marketers can reveal holes and openings that suggest meet consumer needs and marketing opportunities. For example, standpoint 1A में देखें आप, show a hypothetical perceptual map of a privileged categories, the four brand A, B, C and D. आपको मैंने बता दिया, same A, B, C and D. Vary in item of how consumer view their taste profile, light versus strong. किस तरह का उनको फ्लेवर पसंद है, light versus strong. Light, this one light, this one strong, ठीक है, ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न, यू कैन से ट्रेडिशनल इज मॉडर्न। एज डिस्प्ले, ट्रेडिशन मीन्स जो आपका ट्रेडिशन चल रहा है, ये मॉडर्न, ट्रेडिशन मॉडर्न सेम चीज होगी, ठीक है। तो देखा जाए तो हर कस्टमर की ये कोशिश होती है ना, एक तो फ्लेवर भी अच्छा हो, चीज भी अच्छी हो और दूसरा मॉडर्न भी हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें, ये जो डी वाला पॉइंट है जिसमें तीनों के तीनों आइटम को आपको देख सकती हूँ, तो आप इसको फेवर देंगे, इसको कोशिश करेंगे। इस तरह से जो एक ब्रांड होता है ना, वो मार्केट को टारगेट करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है और वो देखता है कि जो कस्टमर है वो ज्यादा किस चीज को प्रेफर कर रहा है, फिर वो उस चीज को टारगेट करता है, ठीक है। Also display on the map are ideal point configurations for three market segments 1, 2 and 3. The ideal point represent each segment most preferable combination of taste and imaginary. ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट वन देखें, सेम एज इट इज जैसे वो डायग्राम पीछे बनी हुई थी, बट इन कलर इन येलो, इसमें हम थोड़ा सा बताने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ मजीद। आल्सो डिस्प्ले ऑन द मैप
are ideal point configurations for three market segmentation 1, 2, and 3. The ideal point represent each segment most preferred ideal combination of taste and imaginary. Consumer in segment 3 prefer beverages with a strong taste and traditional imaginary. ठीक है, strong taste and traditional imaginary. Brand D is well positioned for this segment. जैसे मैंने आपको कहा ये जो segment है ये well position है. It means जो customer है कंज्यूमर है वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा अपनी तीनों प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. मीन्स टू से इस वाले ब्रांड ने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन मार्केट में मेंटेन की हुई है. ठीक है, as it is strongly associated in the marketplace with both these benefits. ठीक है, given that none of the competitor is seen as anywhere close. ठीक है, इसके क्लोज देखा जाए तो कोई भी कंपेटिटर नहीं है. ठीक है, we should expert brand D to attract many of the segment 3 customers. Brand A on the other hand is seen as more balanced in terms of both taste and imaginations. Brand A जो है वो बैलेंस में आ रहा है, इसमें 1 भी है और 2 भी है. ठीक है, जबकि इसमें 1 है और नथिंग. ठीक है, इस तरह से होना चाहिए 1 एंड 2 इसमें कुछ ना कुछ मैच हो रहा है, कुछ क्लोज है बट नॉट एग्जैक्टली द सेम एज 3 as strong flavor and traditional image. No market segment seems to really desire this balance. Brand B and C are better positioning with respect to segment 2 and 3. क्लियर हो गया आपको. उसके बाद यहाँ पे अगर देखें आप जैसे फेसबुक की स्ट्रेटजीज हैं. फेसबुक की स्ट्रेटजीज क्या है कि उन्होंने कुछ इस तरह से मार्केट स्ट्रेटजीज बनाई और अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को मेंटेन करने के लिए इस तरह से उन्होंने भी जो है परसेप्शनल मैपिंग की और परसेप्शनल मैपिंग करने के बाद उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने कस्टमर को टारगेट किया. ठीक है, इस तरह से मैं आपको फेसबुक की बताऊंगी, इसके बाद 2-3 एग्जांपल्स होंगी, आप खुद से लिखेंगे. ठीक है, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड अवॉइड द कमोडिटी ट्रैप, marketer must start with the belief that you are differentiate anything competitive advantage in a company ability to perform in one or more ways that competitor cannot or will not match. Few competitive advantage are suitable at best. That may be leverageable. A leverageable advantage is one that a company can use as springboard to new advantage. Progressive gain a competitive advantage in the mid 1990s when it became one of the first auto insurance companies to sell direct to consumer via the internet. Okay? Means to say कि फेसबुक में 1990 से पहले जो सेलिंग होती थी वो बाय हैंड जिस तरह से हम लोग अभी परचेज कर रहे हैं, बट 1990 के बाद फेसबुक ने जो है लिवरेजेबल मीन्स टू से टू सेल इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज. ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, उसके थ्रू उन्होंने सेल करना शुरू की. उसमें जो फर्स्ट जो स्ट्रेटजीज उन्होंने यूज की थी, उन्होंने कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी थी बाय इंटरनेट के जरिए से, फेसबुक के जरिए से. द कंपनी अर्ली अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी enable it to offer a unique services in addition to providing free online quotations for its own policies. Progressive also provide quotations from up to 3 competitors. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट आप अगर आप देखें मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि एक कंपेटिटर का एक वैल्यू एक ब्रांड का दूसरे ब्रांड में जो डिफरेंस होता है वो किस बना पे होता है, किस बना पे वो अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं. देखा जाए तो आप एम्प्लॉयज़ अगर आपके अच्छे होंगे तो इट मीन्स आप जो है अपने कंपेटिटर के नस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. चैनल कौन से यूज़ कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए. इमेज आप किस तरह का यूज़ कर रहे हैं. इमेज अगर आपका अच्छा होगा आपके ब्रांड का ऑब्वियसली बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा. कुछ जो हमारा जो तबका है देखा जाए तो कंज्यूमर है वो लाइक करता है लाइट कलर्स को, कुछ करता है डार्क को, कुछ करता है मतलब इस तरह की आपने इमेज बनानी है कि जो तीनों तरह के जो आपके जो कैटेगरीज बनी हुई हैं अपर मिडेस्ट और लोएस्ट उन तीनों के तीनों को टारगेट कर सके. फिर उसके बाद आपने उन तीनों को डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि टारगेट किया जा सके. In competitor market, however, firm may need to consider dimensions. They can be used to differentiate market offsetting. Companies can have better trained employees who provide superior customer services. Companies can more effectively and efficiently design their distribution channel, coverage, expertise, and performance to make buyer to bind their product easily and more enjoyable and rewarding. Companies can craft powerful, compelling image that appeal the customer's social and psychological needs. A services companies can differentiate itself by designing a better and faster delivery system
that provides more effective and efficient solutions to the customers. बेसिकली द थ्री जो है लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन होते हैं, लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग एक ब्रांड के दूसरे ब्रांड के साथ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री लेवल्स। थ्री लेवल्स कौन कौन से हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपका, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि हम लोग जो ब्रांड में जो डिफ्रेंसिएशन के लेवल हैं वो किस तरह से कितने होते हैं। बेसिकली इट्स थ्री। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी, on the basis of reliability. The second one is the reliance, ठीक है, and the third one is the innovativeness, ठीक है। Reliability means कि आपके जो कस्टमर है वो रिलायबल हो। वन टाइम अगर उन्होंने आपसे कोई चीज़ परचेज की है और आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, इट मीन्स वो आपके रिलायबल हो जाता है, ये रिलायबल है, इससे हम दोबारा चीज़ परचेज कर सकते हैं। रिलायंस का मतलब है कि आप उनको जब इस तरह की कोई इमरजेंसी हो तो आपको कॉल करें तो आप जो है फ़ौरन से उनकी बात को सुने। मीशो से अगर उन्होंने कोई चीज़ आपसे परचेज की है और आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया है, कुछ इस तरह का इशू है, वो फ़ौरन से जब कस्टमर आपको कंप्लेन करें, आप उनकी कंप्लेन को वेलकम कहें और उसके ऊपर इंक्वायरी करें, ठीक है, और उसको रिजॉल्व करके दें। तो ये है द रिलायंस का। उसके बाद थर्ड वन इज़ द इनोवेटिवनेस। सम सप्लायर्स क्रिएट बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, introduce bar coding and mixed players and in other ways help the customers, ठीक है। इसमें इनोवेटिवनेस मजीद आप जितनी कर सकते हैं, कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, वो साथ साथ आप करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें द नेक्स्ट वन हम लोग अब देखते हैं पर्सनल डिफ्रेंसिएशंस, ठीक है। ये एक एग्जांपल्स है सिंगापुर की, सिंगापुर एयरलाइंस की। कंपनीज can gain a strong competitive advantage through having better trained people. सिंगापुर एग्जांपल्स, क्या वजह, किस तरह से उन्होंने बेटर ट्रेन, क्योंकि सिंगापुर जो एयरलाइन है वो अगर competitive एडवांटेज हासिल कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ बेटर ट्रेन पीपल, ठीक है। जैसे पीछे आपको मैंने अभी एग्जांपल्स बताया एम्प्लॉयज के बेस पे, तो फर्स्ट जो एम्प्लॉयज के एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे देना चाह रही हूँ सिंगापुर एयरलाइन की। ऑन द क्यों उनकी इतनी वो ट्रेन एम्प्लॉयज ट्रेन है जिसकी वजह से वो कंपैरेटिव एडवांटेज से फायदा उठा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, कर्टेसी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड कम्युनिकेशंस। द नेक्स्ट वन अगर आप देखें चैनल डिफरेंशिएशंस, तो चैनल डिफरेंशिएशंस का मीन्स टू से कि लोगो, जो इनका लोगो है ना, लोगो से आप ये देख रहे होंगे कि इनका जो स्लोगन है या लोगो है वो किस तरह से इनको इनके कंपेटिटर की निस्बत जो है डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है, किस तरह से कंपेटिटिव एज अपना हासिल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का देखें अगर इसका इमेज को मज़ीद इम्प्रूव कर लिया जाए तो मज़ीद ये कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है। उसके बाद ये है मार्केट शेयर, माइंड शेयर एंड हार्ट शेयर। ये कुछ ये तीनों टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं एनालाइजिंग थ्रेड प्रपोज बाय द कंपेटिटर। अगर आप कंपेटिटर की तरफ से कोई थ्रेड आपको फील होता है तो अगर इन तीन स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करें तो आप अपनी जो कंपेटिटर की तरफ से थ्रेड मिला होता है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द शेयर ऑफ मार्केट, द सेकंड वन इज द शेयर ऑफ माइंड, द थर्ड वन इज द शेयर ऑफ हार्ट। शेयर ऑफ मार्केट मीन्स द कंपेटिटर शेयर ऑफ द टारगेट मार्केट, ठीक है। The mind share of mind means the percentage of customer who name the competitor in responding to their statement, ठीक है। नेम द फर्स्ट कंपनी दैट कम टू माइंड इन दिस इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते मेरी फर्स्ट जो मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मेरे माइंड में किसी ब्रांडिंग का नेम आएगा, इट मीन्स मेरे माइंड में वो शेयर ऑफ माइंड में अपनी माइंड की शेयरिंग आपसे शेयर कर रही हूँ, वो आपके माइंड में भी कन्वर्ट हो गई है। अब आपके माइंड में भी वो चीज़ आएगी जो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी से बात हो रही है, वो मुझे बता रहे हैं कि ये ब्रांड आप लें, ये बहुत अच्छा है, तो क्या वो शेयर ऑफ माइंड करें, मतलब अपने माइंड में जो उनके ब्रांड चल रहा है जो अच्छा समझता है वो मुझे मुझसे क्या करें शेयर। एक होता है शेयर ऑफ मार्केट, मीन्स टू से मार्केट में कौन सी जो है ना वो किस ब्रांड के शेयर जो है मैक्सिमम सर्कुलेट हो रहे हैं, मीन्स किस पे कस्टमर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। शेयर ऑफ हार्ट मीन्स के आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ब्रांड है, आपको पता है, बट आपकी अपनी मर्जी जिस पे आपका दिल मानता है आप कहें कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, मेरा दिल कर ऐसा था मैं ब्रांड चेंज करूँ तो ये ब्रांड यूज़ किया जाए, तो ये शेयर ऑफ हार्ट है। The percentage of customer who name the competitor in responding to the statement, name the company from which you would prefer to buy the product, means to say मेरे पास सना सफीना, अस्मारिया, बी खाड़ी, फिरदौस, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास हैं बुनियाद सतरंगी, तो मैं अब प्रेफर करना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मैंने इसका परचेज़ किया, इस दफ़ा मैं इसका परचेज़ करूँगी, इस दफ़ा मैं इसका ट्राई करके देखूँगी। ब्रांडिंग के नेम तो है मेरे पास बट मेरी अपनी ही चॉइस है, मुझे लगता है कि सारे ही अच्छे, मैं किसी भी परचेज़ कर लूँगी तो इतना इशू नहीं होगा। So basically, this was the topic about the positioning
value propositions, value positioning, and how the brand maintain their value propositions by adapting the marketing strategies. ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए एक जो ब्रांड है अपनी जो सेलिंग है उसको मेंटेन करता है और अपने जो ब्रांड की वैल्यू है वो कस्टमर की आइज में इंक्रीज करता है। ठीक है, होप सो आपको ये टॉपिक बड़ा इन डेप्थ क्लियर से समझ आ चुका होगा। ये डायग्राम अगर आप देखना चाह रहे होंगे, आपको लग रहा होगा क्लियर नजर नहीं आ रही, तो मैं जरा इसको जूम कर देती हूँ, हम इसको जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो ये देखिए, मार्केट शेयर, माइंड शेयर एंड हार्ट शेयर। मार्केट शेयर की निस्बत अगर आप देखा जाए कंपेटिटर ए बी एंड सी हैं, तो 2011, 12 एंड 13 में मार्केट शेयर में 11 का 50% था, 47, 54, 30, 34 एंड 74। कंपेटिटर बी जो था वो इंक्रीज कर गया मार्केट शेयर की वजह से, तो लोग इसको प्रेफर कर रहे होंगे। कंपेटिटर सी में देखा जाए तो वो भी मेंटेन रख रहे हैं। इट मीन्स जो बेहतर होगा वो क्या होगा, कंपेटिटर बी। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें माइंड शेयर में, माइंड शेयर में 11, 12 एंड 13 में माइंड में क्या था 60%, 58, 54, 35। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड में जा रहा है, जबकि ये कहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कंपेटिटर जो बी है वो बेहतर है माइंड शेयर के लिहाज से। हार्ड शेयर के मीन्स टू से आप किसी को प्रेफर कर लें, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये जो सेकंड वन है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो कंपेटिटर बी है ना, वो बेसिकली मार्केट शेयर को भी टारगेट कर रहा है, माइंड को भी टारगेट कर रहा है, और दिल को भी, हार्ट को भी टारगेट कर रहा है कि इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की इसको परचेज किया जाए। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक अभी तक के लिए इतना ही। अभी आप इसको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए वो ग्रुप में मुझसे शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।